नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई मज़ेदार कहानी लेकर। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आओ कहानी सुने को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलते हैं कहानी की तरफ। रमन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। 2-3 बार बाहर जाकर भी आ गया, लेकिन अभी तक मंजरी का कोई अता पता नहीं था। 2-3 बार फ़ोन उठाकर भी ट्राई किया, लेकिन मंजरी तो फ़ोन तक नहीं उठा रही। 1-2 बार बड़ी उम्मीद के साथ रसोई में काम करती हुई अपनी पत्नी साक्षी की तरफ भी देखा, पर साक्षी ने ध्यान तक नहीं दिया। गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस पर कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि साक्षी जवाब देना सीख चुकी थी। अचानक अंदर से माँ माधवी जी के कराहने की आवाज़ आई तो अंदर कमरे में जाकर देखा। माँ उदास से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आंखों में से कुछ बूंदें आंसू की गिर चुकी थीं। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने रमन की तरफ देखा, फिर उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। देखकर रमन सिर्फ इतना ही बोला, बस माँ, मंजरी अभी थोड़ी देर में आती ही होगी, आप परेशान ना हो। आखिर वापस मोबाइल उठाकर मंजरी को फ़ोन करने ही लगा। इतने में मोबाइल की रिंगटोन दरवाजे पर ही महसूस हो गई। जाकर देखा तो मंजरी आ चुकी थी। उसे देखते ही रमन बोला, मंजरी तुम आज भी लेट आई हो। माँ कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। भैया जी क्या बताएं, इतना ही कोशिश कर लूँ पर ट्रैफिक के कारण लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ पहले माँ के पास जाओ। मंजरी अंदर कमरे में गई और दरवाज़ा हल्का सा लगा लिया। इधर रमन अभी भी गुस्से से अपनी पत्नी साक्षी को घूर रहा था, पर साक्षी निरंतर वैसे ही काम किए जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रमन लड़ने के मूड से रसोई में आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, साक्षी ने अपना टिफ़िन पैक किया और रसोई से निकलकर अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए रवाना हो गई। रमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर अब क्या कर सकता था। आखिरकार उसने मंजरी के लिए चाय चढ़ाई और चाय का कप बाहर हॉल में लाकर रख दिया। मंजरी को आवाज़ लगा दी, मंजरी अपनी चाय ले जाओ। इतने में मंजरी निकल कर बाहर आ गई और चाय उठाने लगी तो रमन ने पूछा, माँ ठीक है? उसके सवाल को सुनकर मंजरी ने रमन की तरफ देखा और कहा, हाँ भैया जी, माँ ठीक है। सुबह से कई बार पूछ चुका हूँ पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। अभी भी रमन से सवाल किया तो मंजरी ने जवाब दिया, वो दरअसल भैया जी उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसीलिए परेशान हो रही थी। शायद इसलिए यह आपको जवाब नहीं दे रही थी। ओहो, तुमने कल जाने में पहले माँ को डायपर नहीं लगाया था? लगाया था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। बस मैंने उन्हें नाश्ता दिया है, चाय पीकर उन्हें दवाई भी खिला दूंगी। उन्होंने सुबह से शायद कुछ नहीं खाया, ना ही कुछ पिया है। टेबल पर सब सामान ऐसे ही रखा है। सुनकर रमन को अपनी पत्नी साक्षी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। रमन मंजरी के सामने ही बोला, कैसी पत्नी है मेरी, और कैसी औरत है जिसे माँ की तकलीफ़ तक नहीं दिखाई देती। अगर मेरी माँ की जगह उसकी माँ होती बिस्तर पर, तब भी ऐसा ही करती। कभी माँ के कमरे में जाकर झांकती तक नहीं। माँ सुबह से परेशान है, शर्म के बारे मुझे भी नहीं कह पा रही, तो कम से कम बहू होने के नाते वह उसे पूछ लेती। लेकिन नहीं, पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी है। सचमुच भैया जी आपको नहीं पता भाभी जी मन में क्या लेकर बैठी हैं? मंजरी के सवाल से रमन हतप्रभ रह गया। बस इतना ही कहा, तुम माँ का ख्याल रखो। रमन वहीं बैठ गया और मंजरी अपनी चाय लेकर अंदर माधवी जी के पास चली गई। बैठे बैठे ही अतीत के गलियारे में घूमने लगा, जब साक्षी उसकी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। घर में माँ, माधवी जी, ननद वैष्णवी और रमन ही थे। साक्षी के आने के बाद सिर्फ 4 लोगों का छोटा सा परिवार था। पर पता नहीं क्यों माधुरी जी साक्षी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सास वाली टेक में ही रहती। उन्हें लगता कि कहीं उनके इकलौते बेटे को साक्षी छीन ना ले। बस इसी कारण हर चीज़ में मीन मेक निकालना, उनमें 10 कमियां बताना उनकी आदत थी, और इस चीज़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा वैष्णवी ही उठाती थी। उसे बड़ा मज़ा आता था अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने में। रमन अपनी माँ के नज़दीक ज़्यादा था, इसलिए वो भी माँ की ही ज़्यादा विश्वास करता था। इसलिए वो भी साक्षी को 2 बातें सुना देता। एक दिन वैष्णवी को कॉलेज अपनी नीली यूनिफॉर्म में जाना था,
पर वैष्णवी अपनी नीली यूनिफॉर्म निकाल कर देना भूल गई थी। दूसरे दिन जब वो तैयार होने लगी तो यूनिफॉर्म गंदा देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर माधवी जी ने देखा तो वैष्णवी की गलती ना देखकर उन्होंने साक्षी को ही चिल्लाना शुरू कर दिया। तो साक्षी ने भी बोल दिया, माँ जी मेरी गलती क्या है, वैष्णवी ने मुझे ड्रेस नहीं दिया तो मैं धोती कैसे। बस इसी बात को माधवी जी ने पकड़ लिया और रमन के आगे रोना धोना शुरू कर दिया। यही सम्मान रह गया है तेरी पत्नी की नज़र में मेरा। आज मुझे बातें सुना रही है, कल को तो मुझे घर से ही निकाल देगी। यही मिला सिला मुझे तेरी परवरिश का। रमन ने भी आव देखा न ताव सीधा एक थप्पड़ साक्षी के गाल पर जड़ दिया। साक्षी आंखों में आंसू भरकर अपने गाल सहलाती रह गई और दोनों माँ बेटी एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई। साक्षी अंदर तक टूट चुकी थी, छोड़कर सब कुछ जाना चाहती थी पर जा नहीं पाई, क्योंकि माता पिता ने यह कहकर साथ नहीं दिया कि ये बात तो सबके गृहस्थी में लगा ही रहता है। साक्षी जी को जब पता लगा कि बहू के माता पिता भी उसका साथ नहीं देने वाले तो उनके तानों की बौछार और भी तेज़ हो चुकी थी। वक्त यूं ही बीत रहा था। साक्षी अब माँ बनने वाली थी। 7वां महीना चल रहा था। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रमन, माधवी जी और वैष्णवी सभी घर में ही थे। माधवी जी ने साक्षी को कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। साक्षी कॉफ़ी बनाकर ला रही थी और अपने कमरे से तेज़ी से निकलती हुई वैष्णवी साक्षी से टकरा गई और कॉफ़ी का कप नीचे गिर गया। हालांकि वैष्णवी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मुझे जला दिया, हाय मुझे जला दिया। सुनकर वैष्णवी जी और रमन अपने कमरे से दौड़े चले आए। इससे पहले कि कोई समझ पाता, माधवी जी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ साक्षी के गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतनी तेज़ी से मारा था कि साक्षी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और वहां रखे डाइनिंग टेबल पर पेट के बल जा टकराई। टेबल से टकराते ही उसके पेट पर जोर से चोट लगी और दर्द के मारे साक्षी छटपटाने लगी। रमन कुछ बोल भी नहीं पाया, पर साक्षी को छटपटाते देखकर रमन साक्षी को हॉस्पिटल लेकर रवाना हुआ। वहां पहुंचा तो पता चला साक्षी का मिसकैरेज हो गया है। सप्ताह भर हॉस्पिटल में रहने के बाद साक्षी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था। माधवी जी ने साफ कह दिया था कि हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, चाहो तो इसके माँ बाप के घर छोड़ आओ। पर रमन ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो उसके मायके छोड़कर आता तो लोगों को पता चल जाता कि साक्षी के साथ हुआ क्या है, और वो नहीं चाहता था कि लोगों को इसके बारे में पता चले। साक्षी की हालत के जिम्मेदार वो हों, इसलिए रमन ने उसके लिए एक नर्स बुलवाई थी। तब मंजरी पहली बार इस घर में आई थी। मंजरी को 20 दिन के लिए साक्षी की देखभाल के लिए रखा गया था। रमन ने मंजरी को रखकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली थी। अब मंजरी ही साक्षी को संभालती थी। पर इन 10 दिनों में मंजरी माधवी जी और वैष्णवी के स्वभाव को अच्छे से देख चुकी थी। रमन तो ऑफिस के काम से बिजी रहता, यहाँ दोनों माँ बेटी खुद ही बनाकर खा पी लेती, लेकिन साक्षी के लिए खाना बनाना उनके लिए दूभर होता। मंजरी जब तक घर पर नहीं आती तब तक साक्षी भूखी प्यासी बैठी रहती, लेकिन कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था। मंजरी की गैर मौजूदगी में साक्षी को अगर वॉशरूम भी जाना होता तो दीवार के सहारे जैसे तैसे सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम जाती, पर उसकी परेशानी किसी को नज़र नहीं आती थी। खैर धीरे धीरे साक्षी ठीक हो गई, पर सबसे पहले उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। रमन, वैष्णवी और माधवी जी ने मना किया। कुछ दिनों तक उसने उनसे बात भी नहीं की, पर साक्षी ने इस बार पक्का दिल कर लिया था। अब वो किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। वक्त के साथ वैष्णवी की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 4 साल हो चुके हैं। साक्षी दोबारा कंसीव ही नहीं कर पाई तो माधवी जी ने रमन को दूसरी शादी करने पर उतारू हो गई। पर साक्षी कुछ नहीं कहती थी और ना ही तलाक देने के लिए तैयार थी। माधवी जी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह तो साक्षी घर से निकले, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक दिन माधवी जी गुस्से में अपनी बहन के घर रवाना हुई तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आज वो बिस्तर पर पड़ी है। लोगों की तरह दोनों भाई बहन भी इस उम्मीद में थे कि साक्षी बहू का फ़र्ज तो निभाएगी और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर देगी,
पर ऐसा कुछ नहीं था। साक्षी ने साफ मना कर दिया, मुझसे आपकी माँ की देखभाल नहीं होगी, या तो कोई नर्स रख लो या इनकी बेटी को बुला लो, क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाता है और मैं कोई देवी नहीं जो इतना कुछ होने के बाद भी इनकी सेवा करूं। जिस तरह से माधवी ने घृणा की दृष्टि से माधवी जी को देखा था, रमन और वैष्णवी ही नहीं, माधवी जी की भी नज़रें झुक गई थीं। वैष्णवी ने ससुराल से यहाँ आकर रहने के लिए साफ मना कर दिया, इसलिए एक बार फिर मंजरी को बुलाया गया। ये अलग बात है कि साक्षी घर से जाने से पहले रमन और माधवी जी का खाना भी तैयार करके ही जाती है। काम सारे करती है, फर्ज पूरे निभाती है, बस सेवा नहीं करती थी। और आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो साक्षी से कहकर तो देखे कि तुम जरा माँ की सेवा तो कर लो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।